नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और खुद को परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। तो ये किया है मिश्रबंधु ने, और ये इन्होंने अपनी कृति जो है मिश्रबंधु विनोद में, इसमें मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को, कितने, लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। कितने कालखंडों में? 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिश्रबंधुओं ने अपने काल विभाजन में सबसे अधिक कवियों का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, सतल मिस्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो ये है सतल मिस्र की भाषा की विशेषता, पूर्वीपन। ए ऑप्शन आपका सही है। और सतल मिस्र बिहार प्रांत के, कहाँ के? बिहार प्रांत के शाहाबाद, अब इसे जो है भोजपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भोजपुर जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। सतल मिस्र कहाँ के रहने वाले थे? बिहार प्रांत के शाहाबाद, अब उसे भोजपुर के नाम से जाना जाता है, जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे और वो शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का जो है, पिता इनके हैं नंदमणि मिश्र। कौन है इनके पिता? नंदमणि मिश्र हैं। और ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सतल मिस्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। किसमें? प्रारंभिक खड़ी बोली के गद्य लेखकों में। किसमें? गद्य लेखकों में। प्रारंभिक खड़ी बोली के गद्य लेखकों में इनका, सतल मिस्र का विशेष महत्व है। सतल मिस्र के शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा और पूर्वीपन, और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित हुआ है। किसका? शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से लक्षित हुआ है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम, हिंदी साहित्य इतिहास इनका ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का, उसको सर्वप्रथम उसमें वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा है? विधेयवादी, वैज्ञानिक विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। गारसा दत्तासी की रचना है इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस्त्वार द ला लिटरेचर
त्यूर, एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी। और मिस्र बंधु की रचना है मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, क्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीजोपन काल मिस्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये इसमें बीच में, और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो ये इसमें हमको कौन सा युग्म अशुद्ध है तो वो बताना है। तो ये जो है ए ऑप्शन बीजोपन काल मिस्र बंधु, क्योंकि बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। ये जो है बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को देखकर किस विधा की रचना है? इसमें विधा बताना है, सोहर, कजली, बिरहा, आल्हा। तो ये जो है आल्हा विधा की रचना है। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों से लिया गया है। और ये जो है परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। किस रूप में? शुद्ध काव्य रूप में हुई है, शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। और यह जो है आल्हा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो ये जो है इसमें हमको बताना है कि कौन सी रचना आदिकाल की है। तो इसमें जो है विद्यापति पदावली, बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि विद्यापति द्वारा रचित है। विद्यापति की रचना है, विद्यापति द्वारा रचित है। और इसमें जो है विद्यापति पदावली में जो है कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। विद्यापति पदावली जो है विद्यापति की रचना है और यह जो है कृष्ण भक्त विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है। और इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है किया गया है। इसमें जो है किसके? राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है, प्रेम लीला का वर्णन है। बीजक जो है कबीर की रचना है, किसकी? कबीर की। और सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो ये जो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 84 वैष्णवों की वार्ता जो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना से संबंधित है। किससे? राधा कृष्ण की युगल उपासना से संबंधित है। और रामानुज संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत, विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। श्री संप्रदाय
महालक्ष्मी की उपासना से, महालक्ष्मी की उपासना से। किसने नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये माना है मिश्र बंधुओं को अष्टछाप का 9वां कवि, तो मिश्र बंधु ने। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे। कितने कवि अष्टछाप में? 8 कवि थे। और परंतु नागरी दास को मिश्र बंधुओं ने 9वां कवि माना है। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा, गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा की गई। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे विट्ठलनाथ? तो वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के पुत्र। अष्टछाप में ज्येष्ठ कवि अष्टछाप के, ज्येष्ठ कवि अष्टछाप के कुंभन दास। अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि हैं कुंभन दास। और कनिष्ठ कवि नंददास। और अष्टछाप का प्रथम कवि कुंभन दास को कहा जाता है। प्रथम कवि हैं ये, पूछ लिया जाएगा। अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि तो कुंभन दास, अष्टछाप के प्रथम कवि तो वो भी कुंभन दास, और अष्टछाप के कनिष्ठ कवि तो नंददास हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। और किसने किया है? तो विट्ठलनाथ जी ने किया, गोसाई विट्ठलनाथ जी। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। तो ये रहा है सवैया। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया। रीत युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि है। किंतु इस युग के कवियों का प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत किया गया है। सवैया का प्रयोग जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत किया गया है, श्रृंगार रस के अंतर्गत किया गया है। पूछ लिया जाएगा सवैया का प्रयोग किस रस के अंतर्गत किया गया है? तो श्रृंगार रस के अंतर्गत किया गया है। और इसमें जो है कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो है सवैया का किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो ये जो है पहले हम ऑप्शन देखेंगे। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो इसमें हमको देखना है, देखते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। कब? 1912 ईस्वी में हुआ। साकेत का प्रकाशन 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। और यशोधरा का 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। जय भारत का 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। तो और ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं रचनाएं? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा भारत भारती। तो भारत भारती इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहले देखते हैं, ये है भारत भारती। फिर उसके बाद 1931 साकेत। अब हम देख रहे हैं भारत भारती, साकेत। फिर तीसरे स्थान पर है यशोधरा 1932। चौथे स्थान पर है 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है जय भारत का। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इनके सनों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, पंत जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन। तो इसमें हमको बताना है कि पंत जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो वो मिला है कला और बूढ़ा चांद पर 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को। और ये सारी रचनाएं पंत जी की है। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार।
और गुंजन इनकी अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। गुंजन इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। पूछा जाएगा कि पंत जी की अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है तो वो गुंजन है, और इनको किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है तो लोकायतन पर दिया गया है। इनके किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्राप्त हुआ है तो वो चिदम्बरा पर प्राप्त हुआ है, और कला और बूढ़ाचाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृत की विधा है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीत रूपक। तो ये जो है हमें इसमें विधा बतानी है, तो ये नाटक विधा है, और ये जो है डॉक्टर किसका है तो ये जो है विष्णु प्रभाकर का, डॉक्टर जो है विष्णु प्रभाकर का मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, सामाजिक नाटक है, जिसमें डॉक्टर अनीला के डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। पूछा जाएगा डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है तो विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में, तो डॉक्टर नाटक में। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। तो ये कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी और सौंदर्यवादी आलोचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, विदेही, वैदेही, विदेही। तो ये है वैदेही, सी ऑप्शन आपका सही है, और शेष जो है इसके अशुद्ध रूप। अगला प्रश्न है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, अकंठ, अंकन, अर्क। इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा अंकन, उसके बाद अंकन जिसपे चंद्र, अंकन, उसके बाद अकंठ, फिर उसके बाद अर्क। तो इस प्रकार जो है हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो ये जो है स्वर संधि से। यण संधि जो है स्वर संधि है। संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। और स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यह स्वर संधि के भेद है। अगला प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है सम्राटी, सम्राटिन, सम्राज्ञी, स्त्री सम्राट। स्त्रीलिंग शब्द बताना है सम्राट में, तो ये जो है सी ऑप्शन सम्राज्ञी होगा। शेष जो है इसके असंगत रूप है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हमको बताना है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये जो है कौमुदी है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द। और कौमुदी के अन्य पर्यायवाची चंद्रिका के या कौमुदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तो वो हैं चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अजोरिया,
चंद्रहास जो है तलवार का पर्यायवाची है। किसका? तलवार का। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये ऑप्शन आपका सही है, छायावादी कवि। छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि थे। यह पंक्ति जो है कामायनी के, किसके? कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। किससे? कामायनी के लज्जा सर्ग से, जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। इसमें जो है नारी के गुणों का बखान किया गया है। अगला प्रश्न है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो इसमें हमको बताना है कि ये आधा गांव जो है किस विधा की रचना है। तो ये जो है उपन्यास विधा की रचना है। बी ऑप्शन हमारा सही है। ये जो है आधा गांव राही मासूम रजा का, राही मासूम रजा का उपन्यास है। और यह जो है आंचलिक उपन्यास है। कैसा? आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास है आधा गांव आंचलिक उपन्यास है। ये आधा गांव उपन्यास जो है शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया। ये आधा गांव शिया मुसलमानों की, किसके? शिया मुसलमानों की, मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। पूछ लिया जाएगा कि शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है, तो वो है आधा गांव। और किसका है? राही मासूम रजा का। इसमें जो है आधा गांव में भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को भी उभारा गया है। बाद की जिंदगी को भी उभारा गया है।